अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीयू स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आप सबके लिए ईएनजी 201 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए रिपोर्ट जो है वो एक क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो अभी आपको देख के यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हैंडआउट्स खुले हुए हैं, तो मैम तो क्वेश्चंस की बात कर रही हैं। तो जी, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस के लिए एक फाइल बना दी है। ठीक है, ये वो फाइल है और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगी पीडीएफ की सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने 7 हैंडआउट्स इस वजह से खोले हुए हैं कि मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए, ताकि आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे मैम ने क्वेश्चन तो लिख दिया लेकिन इसको कितना याद करना है। तो मैं हर क्वेश्चन को कितना याद करना है यानी हम नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। तो हम अपनी नंबरिंग के हिसाब से कि 3 या 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, तो हमें कितना याद करना है, कितना ज़रूरी है हमारे याद करने के लिए कि टू द पॉइंट हम आंसर दे सकें और अच्छे मार्क्स आए हमारे पेपर में। उस लिहाज से हम आज देखेंगे अपने क्वेश्चन को कि हमें किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि कितना याद करना है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने तो मेरे लेक्चर्स लिए होंगे तो उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे बोला जब मैं लेक्चर्स करवा रही थी कि मैम हम लेक्चर से कंसेप्ट तो हमारे क्लियर हो रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पेपर में किस तरह से याद करना है। तो तब मैंने सबको ये बोला था कि अभी आप लोग अपना फोकस इस चीज़ पे रखें कि आपने अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक किस बारे में कैसा है। ठीक है, तो आज जो अब जिनके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए, ठीक है, तो मैं सारे लेक्चर्स अगर अभी टाइम नहीं लिया, कोशिश तो करें कि सारे लेक्चर्स ले लें, लेकिन अगर नहीं लेने का टाइम तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि कम से कम जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में लेके जाना शायद पॉसिबल ना हो मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा मकसद इस वक्त सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसको यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम मेरे उन शॉर्ट लेक्चर्स में से ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी और थोड़ा जल्दी हो जाएगा याद करने में। तो चलते हैं हम अपनी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ताकि हमारी फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोल दूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट। ठीक है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट की यानी रिपोर्ट को प्लान करते हुए जिन स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है पिछले पेपर्स में। तो ये 5 स्टेप्स हैं जी। डिफाइनिंग द आउटलाइन एंड पर्पस, आउटलाइन इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, prepare a work plan, conduct research, analyze and interpret data, draw conclusions and develop recommendations। तो हमने इन सब की डिटेल याद नहीं करनी। डिटेल याद नहीं करनी, ये याद रखें कि सिर्फ स्टेप्स पूछे गए हैं तो हमने स्टेप्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस इतना ही याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ रिपोर्ट, कि एक रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जा सकता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के क्या तरीके होते हैं। तो ये है जी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को इतने तरीकों से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, सिक्वेंशली किया जा सकता है, क्रोनोलॉजी तरीके से किया जा सकता है, स्पाशियली किया जा सकता है, जियोग्राफी, कैटेगरिकली। डिपेंड करता है कि रिपोर्ट कौन सी है। जिस किस्म की रिपोर्ट होगी उसे इस किस्म से मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं एक रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के। तो ये आपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर में याद करना है। अगली चीज़ है प्रिलिमिनरी आउटलाइन। प्रिलिमिनरी आउटलाइन क्या होती है? ये ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आपकी जो रिपोर्ट है उसकी ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि आपने प्लान करना है कि अपने रिपोर्ट के एलिमेंट्स को आपने किस तरीके से जो है वो उनकी सीक्वेंस देनी है। ठीक है, तो सीक्वेंस देने के 2 तरीके होते हैं, एक अल्फान्यूमेरिक सिस्टम होता है और दूसरा होता है ये डेसिमल सिस्टम। यानी इस तरीके से आप कर सकते हो, ये सामने बने हुए हैं, तो ये दोनों तरीके आपने याद करने हैं। अगली चीज़, ये जितना मैं बता रही हूँ उसको इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना। जिस जिस क्वेश्चन का जितना आंसर बन रहा है बस उसे उतना याद करें। अपनी नंबरिंग के लिहाज से याद रखें कि हमारे क्वेश्चन के नंबर कितना है और उसके लिहाज से हमें कितना हमारे पास मवाद होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। ठीक है, अगली चीज़ है वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा, यानी कि आप जब भी रिपोर्ट लिखते हो तो आपको उसके लिए कुछ डाटा की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो डाटा आप किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके हैं डाटा को कलेक्ट करने के। तो डाटा को कलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। एक होते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे पास जो फाइल्स पड़ी हैं उस मौजू के मुतालिक। ठीक है, तो हिस्ट्रिकल डाटा है, दूसरा है ऑब्जर्वेशन और तीसरा है सर्वेज। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनाब पार्ट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, यानी एक फॉर्मल रिपोर्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम चलते हैं रिपोर्ट के पार्ट्स की तरफ। तो ये है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये चैप्टर ऑन द होल, पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स को समझना है। ठीक है, वो ये कि ऑन द होल एक फॉर्मल रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रिफेटरी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और सप्लीमेंट्री पार्ट्स।
लेकिन इस हर पार्ट के अंदर सब पार्ट्स हैं इसके और इनको याद रखना है, ठीक है। तो प्रीफेक्टरी पार्ट्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नाम इनके जरूर याद करने हैं, ठीक है। नाम याद कर लेना। फिर उसके बॉडी पार्ट्स में कितने किस्म के पार्ट्स आते हैं, 3 किस्म के पार्ट्स आते हैं, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और टर्मिनल सेक्शन। फिर टर्मिनल सेक्शन के भी आगे से पार्ट्स हैं, तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको उस तरीके से उसका जवाब देना होगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है टर्मिनल सेक्शन के भी पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं और फिर जो है वो सप्लीमेंट्री पार्ट्स कौन से हैं, ये एंड पे अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी, इंडेक्स में ज्यादा नहीं कहूंगी कि हर एक की डिटेल में आपने जाना, लेकिन कम से कम हर एक के आगे से आपको नाम आना जरूरी है, ठीक है। तो नाम कम से कम सबके याद करने हैं आपने। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने जो क्वेश्चन वहाँ पे समझाया वो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनाए थे उसके, वो मैंने लिख दिया कि बॉडी पार्ट के यानी बॉडी ऑफ द पार्ट है उसके आगे से कितने पार्ट्स हैं ये आपने लिखना है। एलिमेंट्स ऑफ टर्मिनल सेक्शन ऑफ रिपोर्ट, ये मैं यहाँ पे इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद सप्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट, यानी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि एक रिपोर्ट के जनरली कितने पार्ट्स होते हैं और फिर हर पार्ट के अंदर कितने पार्ट्स हो सकते हैं। फिर अगला ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो अब मैंने ये साथ एक्सप्लेन करने का मकसद ये था, वरना मैं इस तरह ये फाइल बना के जस्ट इसको पीडीएफ इसका सबके पास शेयर कर सकती थी, बट साथ समझाने का मकसद यही था कि सिर्फ इसको पढ़ने से सब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स यानी कि जितनी रिपोर्ट्स आएंगी जनरल रिपोर्ट से हम शुरू करेंगे और आगे हमारे पास काफ़ी 4 से 5 रिपोर्ट्स आएंगी। इन सब में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इनकी डेफिनेशन और दूसरा इनका सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में बड़ी वजाहत से बताया था कि सुपर स्ट्रक्चर को रट्टा नहीं लगाना। जब हम डेफिनेशन को आंखें और कान और दिमाग खोल के पढ़ेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने तो मेरे लेक्चर्स लिए हैं उनको तो शायद इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो, लेकिन टाइम शॉर्ट है तो मे भी हर कोई लेक्चर ना ले सकते हो, इसलिए मैं एक यहाँ पे जो है वो एज एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए और उनको समझ आ जाए कि बाकी सुपर स्ट्रक्चर्स किस तरीके से याद करने हैं। तो यहाँ पे हम ये एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट को ही देख लेते हैं। तो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, यानी कि अगर आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन में आपने याद करना है कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें आपने खुद कोई चीज़ स्टडी की होती है, ऑब्जर्वेशन की होती है या कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है, यानी आपने खुद कोई चीज़ किया है, ठीक है। तो वो आपने चाहे ऑब्जर्वेशन की है, एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ स्टडी किया है, ठीक है। तो उस पर जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हो तो वो रिपोर्ट होती है आपकी एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। अब आपको अगर ये चीज़ क्लियर है कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या है, यानी कि आपने खुद कोई ऑब्जर्वेशन की है, एक्सपेरिमेंट किया है या स्टडी किया, तो अब आप खुद देखें जब आप उस पर रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट का मतलब है कि आपने सामने वाले के पढ़ने के लिए कोई चीज़ लिख रहे हो, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अब आप उस सामने वाले के पढ़ने के लिए कोई चीज़ लिख रहे हो तो आप जब उसके सुपर स्ट्रक्चर की तरफ आओगे तो आपने ये ध्यान में रखना है कि सामने वाले के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे से, उस सीक्वेंस से आपने उस रिपोर्ट को लिखना होता है और वही उसका सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा सामने वाले के जहन में और आपके जहन में चाहिए कि वाई इज द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, यानी कि ये क्या रिपोर्ट है, ये क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि आपने इंट्रो देना है अपनी रिपोर्ट का, इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये ENG-201 के मैं जो है वो फाइनल टर्म के लिए फाइल बना रही हूँ तो आप कभी भी इसको नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको नहीं पता हो कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिलेट मेरे साथ करती है या नहीं, ठीक है। आपके आपसे रिलेट करती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप इसे पढ़ेंगे ना। तो यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी इंसान के जहन में कोई चीज़ पढ़ने से पहले होता है वो यही होता है, ये चीज़ जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। वैसी बात है आप टाइम उसी चीज़ के लिए कंज्यूम करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पढ़ने वाले के जहन में क्या होता है कि ये चीज़ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो वो किस तरीके से पता चलेगी, जब आप अपनी उस चीज़ का इंट्रो देंगे, ठीक है, कि ये इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ अगले बंदे के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट वर टू ट्राइंग टू फाइंड आउट, आप क्या तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, यानी आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, आपने स्टडी किया, तो क्यों किया, वजह क्या थी, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि मैंने इस वजह से ये रिसर्च, ठीक है। जैसे कि अब मैं अपनी इस चीज़ को साथ साथ लेके चलती हूँ कि जैसे मैंने ENG-201 का मैंने बता दिया कि मैं ENG-201 के लिए फाइल तैयार की। अब मुझसे अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछे तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकूँ ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, वो स्टूडेंट्स जिनको टाइम प्रॉपर नहीं मिला स्टडी करने का तो उनके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। यानी कि मैं ये कोशिश कर रही थी, मेरे स्टडी करने का मकसद यही था कि जो है मैं हेल्प कर सकूँ। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव बताना है। अगली चीज़ है वाज योर रिसर्च मेथड साउंड,
देखिए ये एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है कि अगर आपको यकीन होगा ना कि ये मैम जो है ये क्वेश्चन इन्होंने जो हाईलाइट किए हैं या जो चीज़ हमें समझा रही हैं इनका मेथड अच्छा है, अगर आपको मेरा मेथड साउंड लगेगा तो आप मेरी रिसर्च रिपोर्ट या जो मैं अभी बोल रही हूँ ये सुनेंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि नहीं इनका मेथड अच्छा नहीं है, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती है, ये इनका मेथड जो चीज़ों को कलेक्ट करने का वही अच्छा नहीं है, तो आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। यही चीज़ रिसर्च रिपोर्ट में भी होती है कि सामने वाले को ये यकीन आना चाहिए कि आपने जो जिस तरीके से स्टडी की है जिन बुक्स से या जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है या जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है वो उनका जो करने का तरीका था वो एप्रोप्रिएट था। ठीक है, अगर तो ऐसा है तो वो आपकी रिपोर्ट ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है, तो आपने वो अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना है कि अगर आपने स्टडी की है तो किन बुक्स से की है, अपनी बुक्स को मेंशन करेंगे आप। और अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो आप बताएंगे कि फ़लाँ लैब में या फ़लाँ बंदे के अंडर मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी उस रिसर्च मेथड को एप्रोप्रिएट यानी कि सही साबित करे और कहे कि मतलब ये इंटेलेक्चुअली साउंड चीज़ है। ठीक है, तो वो आपने वहाँ पे बतानी है, अपने रिसर्च मेथड को यानी बताना है। अगली चीज़ जो अगले बंदे के ज़हन में होगी कि ठीक है आपने रिसर्च किया, आपका मेथड भी अच्छा था, तो फिर आपने रिजल्ट क्या निकला? ऐसी बात है, एक बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि रिजल्ट क्या निकला फिर आपकी रिसर्च का? तो आपने रिजल्ट बताना है। फिर आपने सिर्फ रिजल्ट बताना नहीं है कि जो है वो ठीक है जी इतने मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, ठीक है मैंने स्टडी किया इतना सारा और मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती थी, उसके लिए मेरे पास अब रिजल्ट ये है कि मैं ये क्वेश्चन ले आई हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देती तो आपको कभी समझ में नहीं आती। तो यानी कि अब मुझे उस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है यानी कि रिलेट करना है आप लोगों के साथ। ठीक है, मीनिंगफुल बनाना है आप लोगों के लिए। तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रही हूँ। तो यही चीज़ आपको रिपोर्ट में भी करनी होती है, अपने रिजल्ट्स की वजाहत करनी होती है। और अगली चीज़ जो आपको करनी है, अपने रिजल्ट्स की सिग्निफिकेंस बयान करनी है, अहमियत बयान करनी है। जब तक मैं ये नहीं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आप कभी भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। ठीक है, यही चीज़ आपको वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट में भी देनी होती है कि आप इंपॉर्टेंस बताओगे अपने रिजल्ट्स की। और आखिर में फिर वही बात, ठीक अगले बंदे को आपके रिजल्ट भी समझ में आ गया, उनको इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई कि यार ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर आखिरी क्वेश्चन उसका क्या होगा? अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताएं मैं ये मेरे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकती है, यानी मैं इसे किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बना दिया, लेकिन आपका यही सवाल होगा ना कि अच्छा तरीके मुझे बता दें कि मैं किस तरीके से याद करूँ। तो इस वक्त मैं जो कर रही हूँ वो रिकमेंडेशन है, यानी मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको कि इस तरीके से याद करें। तो आखिरी पार्ट आपका क्या होगा, रिकमेंडेशन देनी है। अब आप सुपर स्ट्रक्चर को देखें तो सुपर स्ट्रक्चर में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है रिसर्च का, फिर मेथड बताना है, फिर रिजल्ट बतानी है, फिर रिजल्ट को डिस्कस करना है, फिर यानी अपने रिजल्ट की इंपॉर्टेंट यानी कंक्लूजन आपने देना है कि वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक नतीजे पे पहुंच जाए बंदा यार वाकई इंपॉर्टेंट, और आखिर में वो आपसे क्या मांग रहा है, रिकमेंडेशन। यही बिल्कुल सेम तरीका है कि आपने बस रिपोर्ट का नाम देखना है। रिपोर्ट का नाम देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है उसके नाम के बारे में कि ये किस बारे में है, तो आप जस्ट जनरली इमेजिन करना शुरू करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन रीडर के माइंड में क्या आएगा, देन कौन सा आएगा, देन कौन सा। और बहुत इजीली आप सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी रिपोर्ट का। इसलिए रटा नहीं लगाना, बस रीड जरूर करके जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए वहाँ पे पेपर में। ठीक है, तो रीड जरूर करें, लेकिन रट्टा मैं बार बार बोलूंगी कि इनको रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने से ये भूल जाएंगे क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि दो तीन सब में डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसकी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिख दिया था कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन करना किस तरीके से वो मैंने डिटेल से बता दिया आपको। आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक और तरीके से लिखा है, पहले मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सेम क्वेश्चन है ये भी, सेम क्वेश्चन है ये भी, लेकिन मैंने ये देखा पेपर में ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन आंसर दोनों का सेम है कि कलेक्ट डाटा करना हो या हमें कोई भी फैक्ट्स इकट्ठे करने हो, बात एक ही है कि उनके मेथड्स पूछे जा रहे हैं, और मेथड्स वही हैं, डॉक्यूमेंट्स, सर्वेज और हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आगे है डेफिनेशन ऑफ ऑल रिपोर्ट्स। तो मैंने आप पहले ही बता दिया कि रिपोर्ट्स वाले सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, एक उनकी सुपर स्ट्रक्चर और एक उनकी डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस एक और लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि उनकी सुपर स्ट्रक्चर को समझने के लिए आसानी होती है, दूसरी की डेफिनेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने मिड टर्म हमने जब दिया तो आपने नोट किया होगा कि मिड टर्म में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आए हुए थे, और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स 95% जो है 95% वो सिर्फ डेफिनेशंस में से बने हुए थे, यानी कि डेफिनेशंस में से उन्होंने ब्लैंक्स बनाई हुई थी और डेफिनेशंस पे ही उन्होंने ट्रू फॉल्स बनाए हुए थे। तो इस लिहाज से अभी भी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने डेफिनेशंस सारी याद करनी है। उसके बाद है वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ इंपेरिकल रिपोर्ट, यानी इंपेरिकल रिपोर्ट में रिजल्ट को जो है वो प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो दो तरीके हैं इसके, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन दो तरीके हैं, एक टेबल्स में इसको किया जाता है और एक ग्राफ्स में किया जाता है।
एम्पेरिकल रिपोर्ट की बात हो रही है ना? हाँ जी, तो ये एम्पेरिकल रिपोर्ट थी। तो इसमें रिजल्ट को जो है वो करने के दो तरीके हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जी, ये हैं दो प्रेजेंट करने के तरीके, एक टेबल्स और एक ग्राफ्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या आपके उसमें एमसीक्यूज में भी कहीं भी आ सकता है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन प्रपोजल, इट्स कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर और कॉमन फॉर्मेट्स। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इकट्ठा भी आ सकता है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो मे भी आ सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्योंकि ये एक टॉपिक्स में से तो मैंने इस तरह इकट्ठा लिख दिया। तो सबसे पहले प्रपोजल की तारीफ, ठीक है। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल वो चीज़ होती है कि आपका कोई प्लान, आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट जब आप सामने वाले को पेश करना चाह रहे हो, सामने वाले को बेचना चाह रहे हो, तो उसके लिए जब आप कोई चीज़ लिखते हो, रिटर्न में अपनी उसकी प्रेजेंटेशन लिखते हो, तो वो प्रपोजल होता है। चाहे अपने प्लान की हो, चाहे अपने प्रोजेक्ट की हो, ठीक है, या चाहे अपनी प्रोडक्ट की हो, ठीक है। जब आप सामने वाले को सेल करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जो सामने वाले का वो मुझे मिल जाए, तो आप उसके लिए कुछ ऐसा लिखेंगे ना, कुछ ऐसा प्रपोजल लिखेंगे, अपने आप को उसके काबिल बनाने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को लगे कि मैं काबिल हूँ। जब आप कुछ लिखते हो ऐसा, तो वो प्रपोजल होता है। तो प्रपोजल का सुपर स्ट्रक्चर और उसके बाद उसका कॉमन फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सुपर स्ट्रक्चर भी वही बात कि प्रपोजल लिखते हुए भी आपने सबसे ज़्यादा यही ध्यान में रखना है कि प्रपोजल लिखते हुए सामने वाले के ज़हन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, और उसी लिहाज से आपने इसका सुपर स्ट्रक्चर लिखना है। रट्टा नहीं लगा के जाना, रट्टा भूल जाएगा। तो ये आ गया प्रपोजल। तो प्रपोजल की तारीफ याद करनी है कि ये एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट, प्लान या प्रोजेक्ट जो सामने वाले ने एक्सेप्ट करना है उसके लिए आप रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है। आप एनालाइज करके रिपोर्ट लिखते हो ताकि सामने वाला जो है वो इम्प्रेस हो सके उस सिचुएशन से और आपको वो प्रोजेक्ट, आपकी प्रोडक्ट खरीद ले, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करना है ना आपके लिए। चाहे उसने प्रोडक्ट खरीदनी है, चाहे आपको प्रोजेक्ट देना है, कुछ भी करना है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब मेन चीज़, जिसने प्रोडक्ट देनी है या जिसने प्रोजेक्ट खरीदना है, सबसे पहले ज़हन में उसके क्या आएगा कि प्रॉब्लम क्या है जिसके बारे में प्रपोजल दे रहे हो, फिर आप ही सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है। और फिर उसकी कॉस्ट, वो जाहिर सी बात उसके ज़हन में सबसे पहले यही चीज़ होगी कि कॉस्ट कितनी होगी जो आप प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं या प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं, जो भी है। और अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि कैपेबिलिटी की, क्या आप इस काबिल हैं भी कि नहीं। तो ये मेन उसके क्वेश्चन होंगे और इसी लिहाज से इसका सुपर स्ट्रक्चर भी है। ये देखें, ये इसका सुपर स्ट्रक्चर है। और अगली चीज़ जो थे इसके फॉर्मेट, तो इसके फॉर्मेट 3 है, ये लेटर, मेमोज और बुक्स। तो ये 3 इसके फॉर्मेट है और यही 3 क्वेश्चन इसमें शामिल थे। आगे है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो उसको मिला के एक सेंटेंस बनता है। एक में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारे होते हैं और एक में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसके साथ रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है और साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो 4 किस्म के सेंटेंस हैं। चलें आगे आ जाएगा तो मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी आगे है। तो लेकिन ये 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंस की, तो आपने चारों टाइप्स याद करनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है जनाब, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस और इसका सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि इंस्ट्रक्शंस में से हमें 2 चीज़ें याद करनी है, एक उसका सुपर स्ट्रक्चर याद करना है और एक उसकी गाइडलाइंस हमें याद करनी है कि किस तरीके से जो है वो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, उसकी गाइडलाइंस क्या है। तो ये है इंस्ट्रक्शंस का टॉपिक। तो इंस्ट्रक्शंस के टॉपिक में से हमने जो याद रखनी है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस को शेप करते हुए ये 3 इसकी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस हमने याद रखनी है और उसके बाद हमने इसका सुपर स्ट्रक्चर याद रखना है। ये सुपर स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये इसके 5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा जनाब, अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स भी ये होल चैप्टर, यानी कि क्योंकि पूरे चैप्टर में टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स ही हैं तो ये भी आपने पूरा याद करना है। यानी कि 12 टाइप्स हैं विजुअल एड्स की। इस टॉपिक को तो समझ लें कि फिंगर टिप्स पे याद करना है, ठीक है। विजुअल एड्स के जो टाइप्स का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, शॉर्ट के हिसाब से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। ये 12 टाइप्स हैं, ठीक है। विजुअल एड की 12 टाइप्स हैं और ये 12 की 12 हर एक की डेफिनेशन, ठीक है।
यानी हर एक में से हर एक की आपको दो चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए। एक तो विजुअल एड की तारीफ आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन सा है, और फिर वो किस लिए यूज़ होता है। ये दो चीज़ें आपको उसके बारे में कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस दो चीज़ें कि ये किस लिए यूज़ होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ये दो चीज़ें आपने हर हर एक में से याद करनी है। बाकी सारे जितनी बाकी चीज़ें बीच में उनको स्किप करते जाना है। बस डेफिनेशन और वो किस लिए यूज़ होता है, ये आपने दो चीज़ें इसमें से ज़रूर याद करनी है पूरे चैप्टर में से। अगला क्वेश्चन क्या है जनाब? अगला क्वेश्चन है कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन की चार किस्म की स्पेसिफिकेशन होती हैं। ठीक है, उनमें से ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंटली सबसे ज़्यादा आया हुआ था। ठीक है, ये चार किस्म की होती हैं, रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, डिज़ाइन और टेस्ट। लेकिन इसमें से फंक्शनल का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, इस वजह से मैंने फंक्शनल के क्वेश्चन को ही हाईलाइट किया वहाँ पे। और फंक्शनल में दो किस्म के आगे से स्पेसिफिकेशन है, एक इसकी हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं ये कहूँगी कि वो कुछ स्टूडेंट्स अगर याद करना चाहे तो बाकियों के भी कम से कम 5-5 पॉइंट्स, ये सारे नहीं याद करने, लेकिन कम से कम 5-5 या इससे भी कम 3-3 मस्ट जो है, सारे नहीं करने ना करें, ठीक है। लेकिन कम से कम 5-5 जो है वो इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ राइटर्स ब्लॉक, कि राइटर्स ब्लॉक क्यों होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से एक राइटर ब्लॉक हो जाता है, अचानक से लिखते लिखते रुक जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है। तो राइटर्स ब्लॉक के ये हैं जनाब फैक्टर्स: लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये चार इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से राइटर्स ब्लॉक होता है। तो ये चारों आपने याद करना है। अगली चीज़ है डेफिनेशंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस बोला है और यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस के नाम लिख दिए हैं, तो आपने ये याद करनी है। एनालॉजी, नरेशन, एनालिसिस, नंबरेशन, फ्यूज और स्ट्रिंगी सेंटेंस, नॉमिनलाइजेशन, सेंटेंस फ्रेगमेंट, ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिखे तो आपने डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेशन 3 तरीके से यूज़ हो रही हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और एक डेफिनेशन अगर आपको आती हो तो उसके रिलेटेड अगर टॉपिक कोई आ जाए तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है, सेल्फ राइटिंग। और तीसरी चीज़ कि हमारी ब्लैंक्स वगैरह और जो ट्रू फॉल्स हैं इंग्लिश के हमारे जो पेपर पैटर्न में शामिल हैं वो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस में से आते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी करेक्ट कॉमा स्प्लाइस, कि हम कॉमा स्प्लाइस जो एक एरर है, कॉमा स्प्लाइस एरर, उसको किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं उसको ठीक करने के। हाँ जी, तो ये जो हमारा सेंटेंस वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, मैंने आपको बोला था कि जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो 4 बेसिक टाइप्स होती हैं सेंटेंस की। ये एक सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर सेंटेंस बनता है, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिससे हम कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, लिंक्ड वर्ब और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, और एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 4 किस्म का होता है, और इसमें आपने इनके साथ एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हम करने जा रहे थे। क्या क्वेश्चन था? मुझे इस क्वेश्चन के चक्कर में वो क्वेश्चन भूल गया। हाँ, कि कॉमा स्प्लाइस एरर को हमने कितने तरीकों से दुरुस्त कर सकते हैं। तो कॉमा स्प्लाइस एरर इसमें से जो है इस चैप्टर में से जितनी भी डेफिनेशंस करने वाली थी वो मैंने डेफिनेशंस में उनका नाम लिख दिया, और बाकी मेरे लेक्चर्स में जो है इनके मुकम्मल कंसेप्ट्स क्लियर है, वहाँ से आप कंसेप्ट्स भी ले सकते हैं इन सारी डेफिनेशंस के, आपको बहुत क्लियर तरीके से मिल जाएंगे। और मैं अगेन बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकें और अपने पेपर को आसानी से तैयार कर सकें। तो ये है हमारा क्वेश्चन कॉमा स्प्लाइस वाला। तो ये है 4 वेज कॉमा स्प्लाइस एरर को ठीक करने के। तो ये 4 वो तरीके हैं जो आपने याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, कि पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं जितने भी हैं उनका यूजेस क्या क्या है। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टॉपिक मैंने पूरे इसको इसी वजह से यहाँ पे नहीं किया कि आपने उनके यूजेस याद करने हैं। कॉमा स्प्लाइसेस यानी कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, तो इन सब के अपने यूजेस जरूर याद करने हैं कि कितने कितने किस्म के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो एक एक दो यूजेस होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और आपने जरूर जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और आखिरी चीज है टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कितने किस्म की लिसनिंग है, कितने किस्म के लिसनर्स हो सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
हाँ जी, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रही थी, ये है वो पंक्चुएशन मार्क्स, कॉलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क। तो इन सब की बाकी डिटेल में आपने नहीं जाना, जितनी भी डिटेल है, बस इनके आपने यूजेस देखने हैं कि कौन सा कहाँ यूज होता है। ठीक है, यूजेस के लिहाज से ये सारे इंपॉर्टेंट है, बस इनके एक एक दो दो यूजेस याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये। बाकी इनके बारे में भी डिटेल में मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। अगर आपको डिटेल में किसी चीज़ को समझना हो कि कौन सा क्या है, किस तरीके से यूज होता है, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, मिल जाएगा आपको। लेकिन क्या है, ज़्यादा यूजेस इसके याद नहीं करने, बस जितना ज़रूरी है इतना याद कर लीजिएगा कि 2 या 3 आपको यूजेस पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन इस बारे में आ जाए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये हम पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग। हाँ जी, तो ये है टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग होती हैं। एक होती है कंटेंट लिसनिंग, ठीक है। हाँ जी, कंटेंट लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग, तो 3 टाइप्स होती हैं लिसनिंग की। ये 3 टाइप्स आपने याद करनी है। तो ये थे व्यूअर्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल टर्म के पेपर्स के लिहाज से। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है। और ENG 201 के अगर मजीद आपको पेपर्स में तैयारी करने के लिए हेल्प चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, जहाँ पे मैं तैयारी करवाऊंगी स्टूडेंट्स को मजीद। ठीक है, तो वहाँ उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं फिर बोलूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में लाइक करें, ताकि सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और सब तक ये जो हमने ये काम शुरू किया है हेल्प का, ये पहुँच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।